चलो देखो बेटा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद आ रहा है कुछ? बताएंगे आप लोग क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका बेस था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे बेस था बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस था। मतलब ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? मतलब एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। और वहां पे आपको बताया गया था पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट है। चेंज इन एनर्जी क्या है? चेंज इन एनर्जी क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट है। क्या है बेटा? पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है। मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। ये चीज हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ी थी, अगर आप सभी को याद हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि एनर्जी भैया कंजर्व है। एनर्जी हर समय ट्रांसफर हो रही है, इधर से उधर उधर से इधर। एनर्जी का चेंजेस लगा होता है, बट एनर्जी ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस की, कि फर्स्ट लॉ में ऐसा क्या था जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या थी जो उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया। तो बेटा फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशंस है, मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, लिमिटेशंस की अगर बात करूं, तो बेटा लिमिटेशन में पता है क्या कि उन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे हीट हमेशा किधर से किधर ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी भी ट्रांसफर होगी अगर मैं कहूं, तो इनका फर्स्ट लॉ कहेगा हाँ होगी। क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी एनर्जी ट्रांसफर होती है? अपने आप नहीं होती, है ना? लेकिन ये कहेंगे फर्स्ट लॉ की हाँ होती है, क्योंकि इनका कहना ही यही है, एनर्जी बस कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी पूरी कंजर्व्ड है। ठीक है, तो इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई। डायरेक्शन नहीं बताई कि एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होगी या किधर से किधर ट्रांसफर नहीं होगी। इन्होंने सीधे कहा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट किधर होती है? हर तरफ होती है। इन्होंने बोला हर तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट ऐसा तो है नहीं। अब मैं कहूं पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो सही बात है, नीचे से ऊपर जा रहा है अपने आप? नहीं ना, तो उसमें भी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो उन्होंने फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व है। एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, बट पूरे सिस्टम पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कंजर्व। बट उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई कि एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी ट्रांसफर किधर से किधर होगी। सबसे बड़ी लिमिटेशन इनकी यही थी। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या है? लिखिएगा, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बट नॉट फ्रॉम बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू टू हॉट बॉडी। क्या समझ में आया? फर्स्ट लॉ ने हमें यह नहीं बताया कि डायरेक्शन नहीं हमें बताई। क्या नहीं बताई हमें? डायरेक्शन नहीं बताई। क्या नहीं डिस्कस किया हमारे साथ?
डायरेक्शन हमें नहीं बताया, डायरेक्शन हमें नहीं बताई फर्स्ट लॉ ने। तो ये पहली लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की, कि इन्होंने हम लोगों को ये नहीं बताया कि भैया जो एनर्जी या हीट ट्रांसफर हो रही है, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो किधर से किधर होगा और अपने आप होगा या मुझे करवाना पड़ेगा। ये सब की बातें इन्होंने नहीं की। बस इन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बस इतना बताया। बट ये नहीं बताया कि किधर से किधर ट्रांसफर होगी, कैसे एक्सचेंज होगी, कैसे लेन देन होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस है, मुझे कराना पड़ेगा उस रिएक्शन को, है ना। ये सारी चीजें इन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि हमें सेकेंड लॉ के बताता है। ये बात हमें कौन बताएगा? सेकेंड लॉ बताएगा कि हाँ भाई, जो इनकी लिमिटेशंस थी वो हम सुधार रहे हैं। समझ रहे आई बात? दूसरी चीज इन्होंने क्या नहीं बताया, सबसे मेन चीज, और क्या नहीं बताया? फीजिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में नहीं बताया इन्होंने? फीजिबिलिटी के बारे में नहीं बताया। फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिजिबिलिटी के बारे में भी हमें इन्होंने फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया कि मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो रही है या हमें करवाना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करके उसे करवाना पड़ेगा। ये सारी चीजें कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस इतना बताया कि हाँ रिएक्शन होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, बट वो रिएक्शन अपने आप होगी या अपने आप नहीं होगी, ये भी सब चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी। ये सब चीजें भी इन्होंने नहीं बताई। तो फर्स्ट लॉ ने पहला डायरेक्शन के बारे में ना डिस्कस किया, ना रिएक्शन, या रिएक्शन फीजिबल है या नहीं फीजिबल है इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कशन नहीं किया। थर्ड थर्ड पॉइंट, और क्या नहीं बताया इन्होंने, इनकी कमी क्या थी फर्स्ट लॉ की? द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है, जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? इरिवर्सिबल। क्या होती है? इरिवर्सिबल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्या होती है बेटा? जो नेचुरल प्रोसेस होती है बेटा, नेचुरल प्रोसेस जो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वो वापस नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप दूं, मान लो वाटरफॉल देखा है ना, वाटरफॉल में हमेशा पानी कहां से गिरता है? ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, नीचे फॉल करता है, पानी क्या करता है? नीचे की तरफ गिरता है। क्या मैं खड़ा हूं बीच और झरने से देख रहा हूं पानी ऊपर जा रहा है, ऐसा हो सकता है? रिवर्सिबल हो सकता है? नहीं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही हो रहा है, पानी अपने आप गिर रहा है मुझे, या मैं पीछे जाके धक्का मार रहा हूं तुम नीचे गिरो? अपने आप गिर रहा है ना। और ये इरिवर्सिबल है। क्या पानी वापस ऊपर अपने जा सकता है? नहीं जा सकता। पानी वापस ऊपर नहीं जा सकता। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने पानी में गर्म पानी लिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया। अब नमक अपने आप घुलेगा या मुझे घुमाना पड़ेगा? अपने आप घुल जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। नमक डालो गर्म पानी में, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, अपने आप हो रही। क्या अपने आप वो नमक बाहर निकल के चला आएगा? मतलब रिवर्स हो सकते हैं ये प्रोसेस? अब वीडियो थोड़ी ना, वीडियो बना के रिवर्स कर दिया। अब वो नमक वापस, जैसे मान लो मैंने इसमें चीनी डाली, चीनी घुल गई, अब वो चीनी वापस शुगर क्यूब बन सकती है? नहीं बन सकती। मतलब जो हमारी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं, जो अपने आप हो रही हैं, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं इनसे कहूं फर्स्ट लॉ से पूछूं एनर्जी क्या ऊपर से नीचे गिर रहा है पानी, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तो कहेगा हाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जा सकती है। उसका कहना तो यही है ना। लेकिन उन्होंने डायरेक्शन के बारे में मेरे साथ डिस्कस ही नहीं किया ना, तो इसका मतलब क्या है? ये इनकी लिमिटेशंस है। क्या है? अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेक है। अब लेक में पानी है, सूरज की रोशनी पड़ी, अपने आप पानी क्या हो गया? एवापोरेट हो गया।
अब ये पानी एवापोरेट जो ऊपर होके गया है वापस पानी बन जाए, वापस आ जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब पानी उड़ा वापस गैस बना और गैस वापस बन के पानी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कैसी प्रोसेस है ये? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। चौथा लिमिटेशन, अच्छा आपको पता है कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। 100% एफिशिएंट इंजन होता है? बोलो, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट होगा? बोलो। तो फर्स्ट लॉ से पूछोगे तो कहेगा हाँ यस होता है। फर्स्ट लॉ तो यही कहेगा ना, होता है। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना बताया कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है, वेस्ट भी होती है। उनके अकॉर्डिंग 100% एफिशिएंट एनर्जी होता है, बट 100% एफिशिएंट एनर्जी वाला इंजन है ही नहीं और ना बना सकते हैं हम। अच्छा, कोई ऐसा इंजन देखा है जिसमें तुमने 100 जूल एनर्जी दी हो और 100 जूल उसने वर्क करके दिया हो? है कोई इंजन? हल्की फुल्की तो हीट वो लॉस ही करेगा ना, वेस्ट ही करेगा ना। ऐसा कोई इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी वाला हो। तुम उसको 100 जूल एनर्जी दो तो वो 100 जूल वर्क करके दे, ऐसा कोई भी इंजन आज तक ना बना है ना बनेगा। लेकिन फर्स्ट लॉ कहता है हाँ है, होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। फर्स्ट लॉ ने बस केवल इतना ही बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बन सकती है। ना ही उन्होंने डायरेक्शन बताया, ना ही एनर्जी के बारे में बताया कि वो वेस्ट होगी या नहीं होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इन सब किसी के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, क्या करते हैं? वर्क। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। अगर मैं खूब सारी उसको हीट दूं तो क्या वो हीट वर्क ऑल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी? तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो दोनों सही है। अच्छा ये बताओ, मैं हाथ से ऐसे इसको रब करता हूं, हाथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है? हो रही है। अच्छा मैं हाथ को नीचे मोमबत्ती के नीचे रख दूं, वो हीट दे रहा है, अब क्या मेरा हाथ वर्क करने लगेगा? नहीं होगा ना ऐसा। ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब तुम वर्क से हीट कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क से हीट हो सकता है, वर्क से हीट दे सकते हो, हीट से वर्क वापस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब समझ रहे हो ना, वर्क से हीट कर सकते हो, हीट से वर्क नहीं किया जा सकता। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं। मतलब 100% एफिशिएंसी भी नहीं होती। सेकेंड लॉ हमें यही बताता है कि सारे हीट से वर्क नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अच्छा, हम कार चल रही है तो कार को नीचे से मोमबत्ती लगा के हीट करें, चलने लगेगी? या हम अपने हाथ को हीट करें, हाथ ऐसे होने लगेगा, वर्क करने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा ये सब क्या है? लिमिटेशंस है। किसकी? फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सब के सब क्या है बेटा? लिमिटेशंस, कमियां। उन्होंने क्या क्या नहीं बताया हमें, बताओ। उन्होंने हमें ना डायरेक्शन बताई कि एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होती है, उन्होंने ना हमें यह बताया कि इस रिएक्शन अपने आप होगी या अपने आप नहीं होगी, हमें ना उन्होंने बताया कि अगर रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, मतलब फिजिबल का मतलब अपने आप हो रही है नहीं हो रही है। फिर नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, ये भी नहीं बताया कि इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल है। उनके अकॉर्डिंग तो रिवर्सिबल है, हो भी सकती है। समझ रहे हो? तो इन्होंने डायरेक्शन के बारे में हमारे साथ डिस्कशन नहीं किया। तो ये सब क्या थी बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं पूरा ओवरऑल लिमिटेशंस का, तो फर्स्ट लॉ जो था बेटा, जो फर्स्ट लॉ था उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, उसका लिमिटेशन क्या निकला? बोलो, लिमिटेशन क्या निकला? उन्होंने सबसे पहले तो हमको यही नहीं बताया कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उन्होंने इसके बारे में हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक है, कि कोई प्रोसेस जो है वो फिजिबल है
ये नॉन फिजिबल है, अपने आप हो रही है, या हमें करना पड़ेगा। तो इसी को बताने के लिए हमारे पास आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि वो प्रोसेस फिजिबल है या फिर फिजिबल नहीं है। इसके बारे में हमको कौन बताएगा आके? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को करेक्ट कर रहा है। अब आके जो उनकी कमियां थी उसको क्या करेगा? सुधारेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में समझा देता हूं होता क्या है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना, या नहीं आया? तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, जल्दी से पहले हेडिंग डालो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या डालेंगे हेडिंग? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? एनी प्रोसेस विच हैज अ टेंडेंसी टू अकर, एनी प्रोसेस which has a tendency वन मिनट। हाँ, तो बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है, एनी प्रोसेस विच हैज टेंडेंसी टेंडेंसी टू अकर, टेंडेंसी टू अकर बाई इटसेल्फ। पहला, बाई इटसेल्फ मतलब ऐसी रिएक्शंस, ऐसी प्रोसेसेस जो अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाए। वो कैसी प्रोसेसेस होंगी? स्पॉन्टेनियस। या फिर बाई प्रॉपर इनिशिएशन, मतलब हमको उसको हल्का सा पुश करना पड़े उस रिएक्शन को होने के लिए। जैसे हल्का सा मैंने धक्का मार दिया, अब वो घड़ 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 चलने लगा। क्या होने लगा? चलने लगा। तो वो कौन सी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। मतलब या तो जो अपने आप हो जाए, अब जैसे मैंने चीनी डाली, नहीं घुली, मैंने उसको हल्का सा स्टर कर दिया, इनिशिएट कर दिया, अब वो अपने आप घुलना चालू हो गई। तो ये कैसी प्रोसेस होगी? स्पॉन्टेनियस। कैसी प्रोसेस होगी बेटा? या फिर कोई प्रोसेस अंडर गिवन कंडीशन में हो रही हो, अंडर गिवन कंडीशन। मतलब कोई प्रोसेस है, वो कह रही है कि मैं इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे ही स्टार्ट होंगी, तो उसको हम वो टेम्परेचर, वो प्रेशर दे देंगे, वो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्रोसेस अपने आप हो रही हो, या हल्का सा मुझे उसे पुश करके करवाना पड़ रहा हो, या फिर किसी कंडीशन पे करवाना पड़ रहा हो, वो प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उठा लेते हैं बाई इटसेल्फ के एग्जांपल्स। कुछ इसको मैं समझाता हूं जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, सुगर डिसोल्यूशन इन वाटर। सुगर डिसोल्यूशन, सुगर डिसोल्यूशन इन वाटर। आपको पता है पानी में चीनी डालो, अपने आप घुलना चालू। गर्म पानी हो, ठंडे पानी में नहीं घुलेगी। समझ रहे हो ना? ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, सुगर डिसोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हो, सॉल्ट डिसोल्यूशन ऑफ इन वाटर। सॉल्ट डिसोल्यूशन इन वाटर। या फिर नंबर थर्ड, और क्या हो सकता है? एवापोरेशन ऑफ लेक, एवापोरेशन ऑफ लेक वाटर। लेक वाटर का एवापोरेशन कैसा होता है? अपने आप होता है ना? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना? और क्या हो सकता है अपने आप प्रोसेस? डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैस। कहां से कहां? हायर प्रेशर से, हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर हमेशा। और क्या हो सकता है बोलो? मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना? बर्फ को रख दो, अपने आप क्या होने लगेगी? पिघलने लगेगी। तो बेटा इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। वाटर फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, है ना? कहने का मतलब इस तरह की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो अपने आप होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आया या नहीं? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? बहुत बढ़िया। तो ये तो बाई इटसेल्फ वाली कंडीशंस थी जो कि अपने आप होती हैं, है ना? ऑन इट्स ओन, जो अपने आप हो रही हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर इनिशिएशन यानी हल्का सा पुश करना पड़ता है, तब वो स्टार्ट होता है उसकी रिएक्शन। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। बाई प्रॉपर इनिशिएशन मतलब उसको हल्का सा पुश करने के बाद वो क्या करे? इनिशिएट हो, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम H2 लेते हैं प्लस O2 लेते हैं, और क्या बनाना है हमको? H2O। तो इसको हल्का सा हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक स्पार्क दे देंगे। क्या दे देंगे? इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे। H2O2 फ्यूज होके H2O बनाना चालू कर देंगे। मतलब प्रॉपर इनिशिएट उसको कर देंगे तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जनरेटर देखा है ना, उसको पहले हल्का सा इनिशिएट करना पड़ता है, फिर जनरेटर अपने आप ही चलने लगता है। कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, अब ये थोड़ी ना कार्बन को ऑक्सीजन में फेंक दिया कार्बन जलने लगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब उसको हमको इग्नाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल्का सा प्रॉपर इनिशिएट करना पड़ेगा, फिर कोयला अपने आप जलता रहेगा। अभी थोड़ी ना लगातार हमें इग्नाइट करना है। लगातार इग्नाइट करते हो भाई, कोयले को हल्की सी आग दे दे तो जलना चालू हो जाता है, जलता रहता है, जलता रहता है अपने आप। बार बार थोड़ी ना मुझे माचिस लगानी पड़ती है। तो हल्का सा इग्नाइट करोगे और जलना अपने आप चालू, है ना? जैसे CaCO3, इसको मुझे हीट करना है। क्या करना है? हीट। तो ये किसमें बदल जाएगा? CaO प्लस CO2 में। किसमें बदल जाएगा? तो इसको मुझे इनिशियल में हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनिशियली क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन अपने आप। समझ रहे हो? तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल और है, आपने पढ़ा होगा सिल्वर ऑक्साइड वाला, वो सिल्वर ऑक्साइड नहीं, मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO वाला। उसको हल्की सी हीट दो, आपका मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई। चलिए अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बाय प्रॉपर इनिशिएशन, हल्का सा मैंने इनिशिएट करवा दिया, अपने आप फिर वो रिएक्शन क्या हो गई? चालू हो गई, और अपने आप होती रहेगी। तो बेटा ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, आप क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे? ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिनके पास टेंडेंसी होती है अपने आप होने की, या उन्हें हल्का सा पुश करना पड़ता है तो वो स्टार्ट हो जाती है, या फिर किसी अंडर गिवन कंडीशन पे अपने आप हो रही हो, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताओ कितने बच्चों को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ गया समझ में? क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले हमें जल्दी से बता दो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। बताओ गौरी। जिसकी टेंडेंसी होती है खुद से हो जाए, हल्का सा इनिशिएट करने पर, है ना? और हाँ, या तो फिर किसी गिवन कंडीशन पे हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? क्या होती है लिखिए। अ प्रोसेस विच हैज अ प्रोसेस अ प्रोसेस which has no tendency, which has no tendency, a process which has no tendency to occur first by itself। मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो अपने आप नहीं होती, है ना? जो अपने आप नहीं होती, इवन आफ्टर
इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। मतलब उसको इनिशिएट करने के लिए तुमने हल्का सा पुश भी किया, तब भी वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही? मतलब प्रॉपर इनिशिएशन देने के बाद भी वो प्रोसेस नहीं हो रही। मतलब वो प्रोसेस क्या है? क्या है बेटा? हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके लिखिएगा। इफ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सप्लाइड, इफ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी इज सप्लाइड, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगी जब उसे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सप्लाई किया जाए, तभी वो प्रोसेस होगी। अन्यथा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होती है। तो मैं हिंदी का वर्ड यूज कर रहा हूं, अन्यथा। ठीक है? तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होती अपने आप से, या फिर इनको हल्का सा इनिशिएट करने के बाद भी ये प्रोसेस नहीं स्टार्ट होती। अगर इन प्रोसेस को कराना है तो लगातार तुम्हें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस का ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करानी है तो तुम्हें लगातार उसको एनर्जी देते रहना है, देते रहना है, और जब तक देते रहोगे एनर्जी तब तक ही वो प्रोसेस होगी। और एनर्जी देना बंद, प्रोसेस बंद। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल है गैरेटिया। ठीक है? हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू हाइयर। जैसे कि हीट फ्लो, हीट फ्लो, हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हम लोग लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर की तरफ भी हीट फ्लो करा सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके घर की फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। क्या करता है? वो अपने अंदर की हीट निकाल के सराउंडिंग में फेंक देता है, अपने अंदर की हीट निकाल के सराउंडिंग में फेंक देता है, अपने अंदर की हीट निकाल के सराउंडिंग में फेंक देता है। और बल्कि अंदर उसका टेम्परेचर एकदम ठंडा रहता है, कोल्ड रहती है बॉडी। अंदर से एकदम फ्रिज कैसी रहती? एकदम ठंडी। और बाहर कैसा रहता है? एकदम गर्म। फिर भी वो अपनी हीट निकाल के कोल्ड बॉडी से किधर फेंक रही है? हॉट की तरफ। लोअर से किधर हीट जा रही? हाई की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको प्लग में लगा रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और वो करंट लगातार जा रहा है फ्रिज में, उसको फ्रिज को लगातार एनर्जी दी जा रही है। तब वो क्या कर रहा है? हीट को लोअर टेम्परेचर से निकाल के हाई टेम्परेचर की ओर भेज रहा है। फ्रिज क्या करती है? अपनी हीट को बाहर सराउंडिंग में फेंकती रहती है, अंदर ठंडी बनी रहती है। एसी भी यही काम करती है ना? तो वो कौन सी प्रोसेस है? फ्रिज चलना नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसे मुझे लगातार एनर्जी देती रहनी पड़ेगी। देते रहो, देते रहो। तुम एनर्जी हटा दो, फ्रिज गर्म हो जाएगी। फिर अपने भाई हीट फिर किधर से किधर फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी और फ्रिज क्या हो जाएगी? गर्म। और जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी में उसका प्लग लगा दोगे, क्या होगा? उसको हम लगातार एनर्जी देंगे। जब एनर्जी देंगे तो अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंकता रहेगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, मतलब लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। बात समझ में आई? तो ये कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हम लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहे, तभी ये प्रोसेस होगी, अन्यथा ये प्रोसेस नहीं होगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ फ्रिज का प्लग तुम लगा के बाहर निकाल लो, फ्रिज चल रही है अपने आप? ऐसा तो नहीं हुआ ना? मतलब उसको लगातार तुम्हें करंट देते रहना है, तभी वो चलती रहेगी, तभी वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती रहेगी। ये थोड़ी ना इनिशिएट कर दिया, चालू चलना चालू। अब कोयला थोड़ी ना हल्का जला दिया अपने आप जलता चला जा रहा है। वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रही। और ये कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको चलाने के लिए तुम्हें लगातार एनर्जी देते रहना है। बात समझ में आई? अच्छा, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। वाटर कैन नॉट फ्लो, वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर
height to higher height, from lower height to हायर हाइट, ऐसा हो सकता है? वाटर क्या लोअर हाइट से हायर हाइट की तरफ जा सकता है? अपने आप तो नहीं जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मोटर चला लेते हैं टुल्लू, और टुल्लू वाले में पाइप लगा देते हैं और पाइप को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, लोअर हाइट, ऊपर क्या, हायर हाइट। वो टुल्लू क्या कर रहा है, लगातार प्रेशर मार रहा है पानी पे, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी लगातार हम दे रहे हैं, तो पानी नीचे से किधर जाता है, ऊपर की ओर। याद करो तुम्हारी टंकी में पानी कैसे चढ़ता है, नीचे ही तो रहती है मोटर, और नीचे से ही तो लगातार प्रेशर मारती है, तो टंकी तक पानी जाता है। तो जब तक वो मोटर चल रही तभी तक पानी जाएगा, अन्यथा वो पानी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसको हमें लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो प्रोसेस हो रही है, अन्यथा वो प्रोसेस नहीं होगी। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। टुल्लू मतलब मोटर। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। चलो, तो ये बात समझ में आ गई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। अच्छा, लेकिन अब हम कैसे पहचाने कि कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है? मैंने तो कोई तरीका बताया ही नहीं। मैंने तरीका यही बताया कि तुम्हें देखो, देख के तुम्हें क्या लगता है, तो अब तुम हर रिएक्शन को देखोगे तो है नहीं। अब कॉपी में तुम्हें सॉल्व करना है, तो कॉपी में तुम्हें पता करना होगा। अभी थोड़ी ना है पानी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, पहले मैं टुल्लू चलाऊंगा, फिर देखूंगा, फिर लिखूंगा आके वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कोई एक ऐसा तरीका होगा ना जिसको मैं देख के समझ सकूं कि भैया वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो क्या तरीका है, आज उन्हीं तरीके के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कोई रिएक्शन को कैसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्योंकि हम भाई क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हम एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं हर एक चीज को लेकर, ठीक है? तो हमें एक क्राइटेरिया बताओ, एक क्राइटेरिया बताओ जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो उसी को बताने के लिए हमारे पास आता है सेकेंड लॉ। यहां पे होती है हीरो की एंट्री, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमें तीन वेरिएबल्स, तीन पैरामीटर्स के बेसिस पर हमें बताता है कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा वो तीन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला पैरामीटर आप लोग पढ़ चुके हो, इंथैल्पी। पहला पैरामीटर याद है आपने क्या पढ़ा था? इंथैल्पी चेंज। और इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, ये बताएगा। दूसरा क्या है? एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। तो फिलहाल मैं एंट्रोपी की डेफिनेशन और चीजें आपको बताऊंगा एंट्रोपी क्या होता है, लेकिन इसके आगे ब्रीफ जो लेक्चर है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या बताता है? गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी तो बेटा फाइनल करके तुम्हें दे देता है कि स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब डेल्टा एच, ये इसको डेल्टा एस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा एस। और गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी कहते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनना, डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है इसमें तुम्हें कंफ्यूज करता रहेगा कि स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एच और डेल्टा एस हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। फाइनल आंसर आपको देगा गिब्स डेल्टा जी, कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आज पहले हम कंफ्यूजिंग वाले टर्म पे बात करेंगे, नेक्स्ट भी हम लोग बात करेंगे गिब्स पे। ठीक है, तो चलिए, इनके द्वारा, इन तीन पैरामीटर्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? हम लोग कैसे पता करें कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, टेंडेंसी
टू लोअर इट्स एनर्जी। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एनर्जी अपना लॉस करता है उतना ज्यादा स्टेबल होता जाता है ना? जितना ज्यादा एनर्जी वो लॉस करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल। ठीक है, तो मतलब कोई अगर प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लगातार लूज कर रहा है। मान लो किसी प्रोसेस हो रही, मान लो कोई प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज होती चली जा रही है। एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो रही है लगातार, एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं अभी, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है और उसकी एनर्जी उसमें डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, मतलब वो प्रोसेस अपने आप हो रही होगी। क्या हो रही होगी भाई कोई एनर्जी कैसे रिलीज करता है, अपने आप ही तो रिलीज करता है। जैसे जैसे क्या, बर्फ पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब बर्फ रखे हो तुम, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और पानी में कन्वर्ट होने जा रहा है। सॉरी, बर्फ कहाँ, वो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना। और कोई एग्जांपल, पानी का उबलना, है ना, एनर्जी क्या करता है, रिलीज है एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, बोलो बोलो। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें हीट क्या हो रही हो, रिलीज। अगर हीट रिलीज होगी तो उसका डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। उसका डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव, है ना। तो जरा पीछे जाओ एक मिनट। स्पॉन्टेनियस में मैंने क्या बताया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, शुगर डिसॉल्व हो रही है पानी में, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, डिफ्यूजन ऑफ गैस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये बताओ, ऐसा हम लोगों ने सोचा, ऐसा होता नहीं है, अभी चीजें मैं बताऊंगा। ऐसा हम लोगों ने दिमाग में ऐसे आइडिया लाया कि एक काम करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। कोई बॉडी कब स्टेबल होती है, जब वो अपनी एनर्जी क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। अब सोचो अगर कोई बॉडी अपनी एनर्जी रिलीज, मतलब अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है, तो मतलब वो स्टेबल हो गई। और अपने आप वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो कैसी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, है ना। कैसी रिएक्शन हो रही होगी, तो मतलब जहां एक्सोथर्मिक हो रही वहां हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए रिएक्शन हुई, बी बना। अब ए से बी जब बना तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही। तो मैंने कहा एनर्जी रिलीज हो रही मतलब वो स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया और इससे क्या बना दिया, वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अब ये एनर्जी रिलीज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कितनी एनर्जी, मान लो -280 जूल, किलो जूल, मान लो इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी। एक मोल वाटर बनाने में, एक मोल वाटर बनाने में इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी। तो ये प्रोसेस अपने आप हो रही है, या हल्का सा इनिशिएट किया, होने लगा, पानी बनने लगा। तो एनर्जी यहां क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मैंने देखा डेल्टा एच निगेटिव है, मैंने बोल दिया इसको क्या, कि डेल्टा एच निगेटिव है, इसलिए कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। अभी जैसे मैंने कार्बन में बताया था, कोयले का बताया था या नहीं बताया था। अगर कोयले को तुम सॉलिड फॉर्म में है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हल्का सा इग्नाइट कर दो, अपने आप कोयला जलता रहेगा, जलता रहेगा। ये कैसी प्रोसेस है, और क्या बनाता रहेगा, CO2। तो इसकी और ये हीट रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हीट रिलीज करेगा। कितनी, -400 किलो जूल। तो ये लगातार हीट रिलीज कर रहा है। मैंने देखा इसका भी डेल्टा एच नेगेटिव है, मैंने कहा ये भी कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो मैंने क्या देखा, मैंने हम लोगों ने सोचा कि भैया जो भी रिएक्शन टेम्परेचर
लॉस करके, मतलब अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है, जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, हम लोगों ने इतना तो सोच लिया कि भैया ठीक है कि जो रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है वो क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, मैंने बोला डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, तो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसा नहीं दिखा हमें, कहीं पर डेल्टा एच पॉजिटिव भी था, बहुत सारी रिएक्शंस, मैनी रिएक्शंस, उसमें भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आपको मैं देता हूं, डेल्टा एच, जैसे आइस, अभी अभी मैंने बोला था आइस। आइस क्या करती है? मेल्ट होती है और किसमें? लिक्विड में बदल जाती है कि नहीं? बदल जाती कि नहीं बदल जाती? अब ये प्रोसेस अपने आप हो रही है, मुझे कराना पड़ रहा है? अपने आप ही तो हो रही है। और ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, रिलीज कर रही है? ये हीट रिलीज कर रही है। ये हीट क्या कर रही है? रिलीज। मतलब इसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। तो तुम क्या बोलोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको मुझे कराना पड़ रहा है? नहीं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं। अभी यहां क्या बताया गया? गैस गैस को मिलाया, एनर्जी रिलीज की, वाटर बना लिया, तो डेल्टा एच नेगेटिव आया, तो स्पॉन्टेनियस मैंने बोला, है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। अब यहां पे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसकी एनर्जी क्या है? ये क्या करेगा? हीट को एब्सॉर्ब करेगा, तभी तो लिक्विड में बदलेगा। तो अब यहां एनर्जी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, लिक्विड की। अब आइस की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। भैया समझ रहे हो ना? तो ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बाद भी। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी हैं, बहुत सारी हैं, ऐसी छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तब भी वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि हमने वाटर लिया, कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अब लेक में है, सनलाइट पड़ेगी, वो अपने आप किस में बदल जाएगा? वाटर वेपर में। तो ये इसका डेल्टा एच भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हो गैस से किसमें, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और गैस की एनर्जी ज्यादा होती है, हीट एब्जॉर्ब करके देन गैस में कन्वर्ट होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव। ये दोनों की दोनों कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और उसके बाद भी ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी हम डेल्टा एच से पता ही नहीं कर सकते कि कौन स्पॉन्टेनियस, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है डेल्टा एच जीरो भी हो जाता है। जैसे कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन देखी थी आपने क्लास 10th में? क्या थी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन? CH3 COO H की रिएक्शन C2H5OH से हम लोग करा देते थे, क्या बन जाता था? CH3 COO C2H5, और क्या निकल जाता था? पानी। यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होती है, ना कोई हीट एक्सचेंज, ना कोई हीट एक्सचेंज, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना लेता है ना देता है। और ये भी कैसी प्रोसेस है? ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? स्पॉन्टेनियस है। तो मतलब डेल्टा एस से तो हमें कहानी पता ही नहीं चल पा रही है, कौन स्पॉन्टेनियस कौन नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस नेगेटिव था तब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, डेल्टा एच पॉजिटिव था तब भी स्पॉन्टेनियस दिख रहा है, डेल्टा एच जीरो होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस दिख रहा है। भाई साहब, अब कैसे पता करें? हमको तो ये भी नहीं बता पा रहा कि भैया हम कैसे पता करें कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, कैसे पता किया जाए? तो अब कहानी चालू होती है एंट्रोपी की। किसकी? अब ध्यान से सुनना। एक क्राइटेरिया हमारे पास ये मिला, क्या मिला? इंथैल्पी। एक चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा। और दोनों में जो डोमिनेट करेगा, डोमिनेट मतलब समझते हो? दोनों लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, और जो जीतेगा, जो जीतेगा वो बताएगा कि ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। गिब्स एनर्जी आपको फाइनलाइज कर देगा, आंसर देगा। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं। सबसे पहले हम इंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम, टेंडेंसी टू एक्वायर
टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, रैंडमनेस, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। मतलब जैसे कि मान लो एक ये सिस्टम है, बात ध्यान से समझना। अच्छा, सिस्टम मोस्टली किस में रहने की कोशिश करता है, ऑर्डर में या डिसऑर्डर में? बोलो, अगर कोई सिस्टम है तो वो किस में रहेगा ज्यादातर, ऑर्डर या डिसऑर्डर? ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा या डिसऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा? डिसऑर्गेनाइज मैनर में हमेशा। अच्छा, तुम जब पानी को, लिक्विड को हीट करते हो तो गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में होते हैं? नहीं, वो डिसऑर्डर में होते हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अच्छा, आइस है, आइस मेल्ट होके लिक्विड में बदल रही है, तो आइस में सारे एक ऑर्डर में लगे थे, अब लिक्विड में होगा तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में होंगे? नहीं, डिसऑर्डर में होंगे। तो सिस्टम ज्यादा से ज्यादा चांसेस कर ले, सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं डिसऑर्डर में होने के, बहुत कम ऑर्डर होते हैं। एक ऑर्डर होता है, एक चांस होता है कि वो ऑर्डर में रहे, नहीं तो सिस्टम हमेशा किस में रहने की कोशिश करता है, डिसऑर्डर्स में। जैसे आप लोग अपने डिसिप्लिन में बनाने का टाइम टेबल बनाते हो कि मुझे सुबह पढ़ना है, इस बजे ये करना है, इतने बजे वो करता है, ऑर्गेनाइज मैनर में बनाते हो, लेकिन कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो ना। तो डिसऑर्डर में ही सिस्टम हमेशा डिसऑर्डर में रहता है और आराम से रैंडमनेस में आ जाता है, लेकिन ऑर्डर आने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो डिसऑर्डर होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ऑर्डर में आने के एक ही चांस होता है केवल। समझ में आई बात या नहीं? और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब तुम समझ रहे होगे, मतलब ऑर्डर का मतलब है लो प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी। मतलब ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, बोलो? बहुत कम होती है। और डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। पूछो कैसे? कैसे? जैसे मान लो हमने 10 सिक्के उछाले, मैंने कहा 10 के 10 हेड आ जाए, ऑर्डर नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने 10 सिक्के उछाले, मैंने कहा 5 टेल आ जाए और 10 हेड आ जाए, आएगा? नहीं। उसकी प्रोबेबिलिटी केवल बहुत छोटी सी चांसेस है, एक चांस होगा। और बाकी उछालोगे तो कहीं 7 हेड आ रहे हैं, 3 टेल आ रहे हैं, कहीं 6 टेल आ रहे हैं, 5 हेड 4 हेड आ रहे हैं। इस तरह से डिसऑर्डर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ऑर्डर के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज मैनर में होना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, डिसऑर्गेनाइज मैनर में होना बहुत आराम से हो जाता है ना? जैसे कि अभी अभी स्कूल में देखा है ना, लाइन लगती, टीचर खड़ा है तब तो ऑर्डर में खड़े हैं, नहीं तो सिर्फ फिर जैसे टीचर हटा सारे बच्चे मिक्स हो गए आपस में। तो डिसऑर्डर बहुत आराम से हो जाता है। और लाइन बनाने में देखो कितना समय लगता है सुबह। हाँ बेटा, साइज खड़े हो कि नहीं, अरे थोड़ा इधर हटो, थोड़ा इधर हटो। ऑर्डर में लाने में देखो कितना वो लगता है। डिसऑर्डर लो, डिसऑर्डर हो गया, एक स्टेप बढ़ाया, डिसऑर्डर हो गया। समझ गए? तो इंट्रोपी यही बताती है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जिसमें रैंडमनेस जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी इंट्रोपी। अब होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा इंट्रोपी क्या है। जिस भी सिस्टम का रैंडमनेस जितना ज्यादा, रैंडमनेस मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस जितना ज्यादा, उसकी इंट्रोपी उतनी ज्यादा। अच्छा बताओ, सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसकी होगी? गैस की। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडमनेस शो करेंगे, लिक्विड उससे कम रैंडमनेस शो करेंगे, और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत कम रैंडमनेस शो करेंगे, वो फिक्स रहेंगे, वो ऑर्गेनाइज रहेंगे, मतलब उनकी इंट्रोपी कम होगी। और किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी? जो ज्यादा डिसऑर्डर्स में है। अब तुमको समझ में आ गया होगा एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। मैक्सिमम रैंडमनेस एक्वायर करने की कोशिश करते हैं एंट्रोपी में, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा। नहीं समझ में आई बात? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, इसमें एक ए गैस भरी हुई है और यहां हमने कॉर्क लगा रखा है, यहां बी गैस भरी हुई है, ये ए, ये बी। अब ध्यान समझना, अब हमने कॉर्क को हटा दिया। क्या कर दिया? कॉर्क को हटा दिया।
अब इसमें जो गैस है ए एंड बी, इसमें दोनों गैस है और इसमें भी ए एंड बी, अब दोनों क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। अपने आप होंगी या मुझे करना पड़ेगा? अपने आप होंगी। यहां पे देखो एक ऑर्गेनाइज मैनर में थी, ए अलग बी अलग, लेकिन दोनों आपस में क्या हो गई? मिल गई, रैंडमनेस बढ़ गई, इंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये प्रोसेस अपने आप हुई है। इसका मतलब डेल्टा एस क्या है? ग्रेटर देन जीरो। और ये प्रोसेस क्या हो रही है? अपने आप बढ़ रही है, अपने आप हो रही है। मतलब ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। अब क्या ये मॉलिक्यूल अपने आप ए और बी में सेपरेट हो सकते हैं? अब मैं कहूं ए अलग हो जाए बी अलग हो जाए, वापस हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। क्या ये वापस हो सकता है ऐसा? नहीं। एक बार ये घुल गए तो घुल गए, इनकी रैंडमनेस बढ़ गई। और पहले ए खाली रैंडमनेस थी, बी की अलग रैंडमनेस थी, अब दोनों मिल गए, दोनों की बढ़ गई रैंडमनेस, ए और बी दोनों मिल गए। तो ये प्रोसेस अपने आप हुई, यानी डेल्टा एस जिसका ज्यादा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस जिसका पॉजिटिव, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? डेल्टा एस जिसकी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, वो क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, यानी वो प्रोसेस कैसी हम लोग बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, है ना? आप देख सकते हो यहां मैंने ए गैस अलग थी बी अलग थी, मैंने कॉर हटाया, अपने आप मिल गई, रैंडमनेस बढ़ गई। और रैंडमनेस बढ़ गई, इसका मतलब इस एंट्रोपी बढ़ गई। अब ये वापस ऐसे आ सकता है ऑर्गेनाइज मैनर में, ए अलग हो जाए बी अलग हो जाए? नहीं। तो मतलब जिसका डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, जिसकी रैंडमनेस जितनी ज्यादा, वो कैसी प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। रैंडमनेस बहुत ज्यादा मतलब रैंडमनेस पॉजिटिव में है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस। और ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस में रैंडमनेस नहीं होती, कम होती रैंडमनेस। सही बात है। अच्छा, चलो जरा देखते हैं एक एग्जांपल और। ठीक है, ठीक है ना? चलो, अच्छा ये बताओ, आइस है, आइस से हम किस में बदल रहे हैं? वाटर में। ध्यान से सुनना, आइस से जब वाटर में बदलोगे, एग्जांपल दे रहे हैं, आइस से जब वाटर में बदलोगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्यों बेटा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच कहेगा ये कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा एच तो यही बता रहा है ना, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच के अकॉर्डिंग तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंट्रोपी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये आइस है, आइस के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, ऑर्गेनाइज मैनर में होंगे। जब ये लिक्विड में बदलेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे और इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। मतलब डेल्टा एस क्या हो रहा है? ग्रेटर देन जीरो। रैंडमनेस देखो पार्टिकल्स की बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बताएगा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंट्रोपी क्या बता रहा है? कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इंथैल्पी क्या बता रहा है? चेंज इन इंथैल्पी, कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इन दोनों में जीता कौन? एंट्रोपी। इन दोनों में टक्कर हुई, जीता कौन? एंट्रोपी। तो हमने कह दिया हम लोग यहां पर डेल्टा एस को प्रमोट करेंगे, डोमिनेट, और डेल्टा एच को सप्रेस कर देंगे। तो इसका मतलब डेल्टा एस जीत रहा है, मतलब ये प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आई? अगर डेल्टा एस से नहीं काम बन रहा है तो फिर डेल्टा एस का हम यूज करेंगे, एंट्रोपी का यूज करेंगे। और एंट्रोपी में दिख रहा है इसकी रैंडमनेस बढ़ रही, मतलब ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात या नहीं? आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गया? अच्छा, चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया या नहीं? पक्का? चलो, अब हम लोग लेते हैं HgO। HgO, इसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एक इसमें ब्रेक हो जाएगा Hg प्लस O2 में। बोलो बात सही है? ये मरकरी का मरकरी का वाला है, याद है ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा। रिफाइनिंग नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी पढ़ा था ना। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी कर रहे हैं। अब जरा बताना आप लोग, ये जो HgO है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, यहां डेल्टा एच क्या होगा? सॉलिड फॉर्म से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो रहा है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी?
पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अकॉर्डिंग ये कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये है स्पॉन्टेनियस, इसको मुझे हल्की सी हीट प्रोवाइड करनी है। कैसे? देखो, HGO सॉलिड फॉर्म में था, जब ये लिक्विड और गैस में आएगा तो रैंडमनेस बढ़ी या घटी? रैंडमनेस बढ़ेगी, यानी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। और इंट्रोपी मुझे कह रहा है कि भैया ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम किसकी बात मानेंगे? इंट्रोपी की, है ना? तो मतलब इंट्रोपी क्या बता रहा है कि हाँ रैंडमनेस बढ़ रही है, और इन दोनों में जीतेगा कौन? इंट्रोपी। इसका मतलब एक कैसी प्रोसेस है? कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जरा इस वाले केस में देखो, यहां क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ गैस, मिक्सिंग ऑफ गैस। अब गैस मिक्स हो रही है तो रैंडमनेस बढ़ रही है। ये बता रहा है डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। ये भी प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गई? तो जहां डेल्टा एच नहीं बता पाता वहां पे डेल्टा एस दूसरा हीरो आ जाता है, और दोनों में फाइट होती, जो जीतता है वही हम बोल देते हैं कि स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर इन दोनों से भी नहीं हो पा रहा तो फाइनलाइज करके हमें गिब्स एनर्जी दे देगा कि ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और लेते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का। जरा अब यहां देखना, ठीक है बेटा? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब तुम्हारा यहां भ्रम टूटेगा। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? गैस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। बोलो सही है नहीं? अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्या होती है? ज्यादा, मतलब इसकी एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी। और लिक्विड की रैंडमनेस कम हो जाती है, मतलब इसकी डेल्टा एस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रैंडमनेस बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो रैंडमनेस यहां घट रही है, यानी लेस देन जीरो। मतलब रैंडमनेस यहां क्या हो रही है बेटा? घट रही है। तो एंट्रोपी हमें क्या बताएगा बताओ? ये डेल्टा एस हमें क्या बताएगा? यहाँ पे रैंडमनेस घट रही है। रैंडमनेस घट रही तो एंट्रोपी हमें बताएगा कि ये प्रोसेस कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जरा इसका डेल्टा एच देखते हैं। क्या देखते हैं? अच्छा ये बताओ, अब गैस है, गैस की एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है। गैस की एनर्जी हाई होती है, तो ये एटमॉस्फेयर में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करके देन ये लिक्विड में बदलेगा। मतलब इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये हमें क्या बताता है? ये प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो यहां पे डेल्टा एच हमें बता रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस बता रहा है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बात समझ में आई या अभी भी नहीं आई? अब बताओ गैस का लिक्विफिकेशन क्या है? हैं? तो बेटा यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई? अब आपको क्या दिख रहा है लिक्विफिकेशन में? लिक्विफिकेशन में हमें यह दिख रहा है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पे इसकी रैंडमनेस ज्यादा थी, यहां रैंडमनेस कम हो रही है, मतलब डेल्टा एस लेस देन जीरो हो रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव में जा रहा है। तो ये क्या बताएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन डेल्टा एच हमें क्या बता रहा है कि भैया जब गैस से लिक्विड में बदलेगा तो ये कुछ ना कुछ हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा डेल्टा एच, यानी एक्सोथर्मिक होगा। इसके अकॉर्डिंग ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है डेल्टा एच के अकॉर्डिंग। तो यहां कौन जीत रहा है दोनों की लड़ाई में? ये जीत रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है एक गिवन टेम्परेचर पर कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस है बेटा? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर डेल्टा एच को ज्यादा डोमिनेटिंग मिल जाती पावर, कहीं कहीं पर डेल्टा एस को, कहीं कहीं पर डेल्टा एस भी फेल हो जाता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो हाँ, अब इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा एस हम कैसे पता करें कौन डोमिनेटिंग नहीं है। तो इसी को सही करने के लिए आगे आएगा गिब्स एनर्जी। ये आपको बता देगा कि नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, बस उसी के अकॉर्डिंग आप बता देना कि भैया स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस हमें केवल कंफ्यूज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ये केवल हमें क्या करते हैं? कंफ्यूजन के लिए। लेकिन डेल्टा जी सारी कंफ्यूजन को मिटा देगा। इसके लिए अगले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा एच और डेल्टा एस की पूरी कहानी पढ़ ली है कि कौन स्पॉन्टेनियस है, कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन डोमिनेटिंग है, कौन सप्रेस हो रहा है।
तो जल्दी से हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। चलिए सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए सेकेंड लॉ की। सबसे पहली स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हाँ हाँ, केल्विन प्लैंक, केल्विन लिख दिया क्या? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ का क्या किया बोला था इन्होंने? इट इज impossible to devise a impossible to devise a impossible to devise a cyclical devise a cyclically operating cyclically operating cyclically operating thermal engine cyclically operating thermal engine, the sole effect of which is the sole effect of which is to absorb energy in the form of in the form of heat from a single thermal reservoir, a single thermal reservoir and to deliver an equivalent amount of work and to deliver an equivalent amount of work। तो ये है बेटा पहली डेफिनेशन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के द्वारा। तो इनका कहना क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ साइक्लिकल ऑपरेटिंग थर्मल इंजन द सोल इफेक्ट ऑफ विच इट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम सिंगल थर्मल रिजर्वायर एंड डिलीवर टू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। ये हमारे पास इंजन है, ठीक है। यहां से हम इसको Q1 हीट दे रहे हैं और यहां पे हो रहा है वर्क, और ये है सिंक। जरा ध्यान से सुनना। सिंक 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 जानते हो ना? सिंक क्या होता है? रिजर्वायर। जो जो वेस्ट हीट होती है वो बाहर निकल जाती है। अब मान लो मैंने इसको यहां पे हीट दी 100 जूल की, तो क्या ये 100 जूल का ही वर्क करके देगा हमें? नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसको 100 जूल हीट इसको दूंगा तो ये 80 जूल वर्क करेगा और 20 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी? सिंक में चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा कि मैं उसको 100 जूल एनर्जी दूं और वो 100 जूल वर्क कर दे। 100% एफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं होती है। कार्नोट इंजन की कहानी अभी आगे बताऊंगा। तो सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन। साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जो of which it absorb energy in the form of heat from a single thermal reservoir and to deliver a equivalent amount of work। मतलब उसको हम जितनी हीट दे उतना वो वर्क करके दे दे। अगर मैं उसको 1000 जूल एनर्जी दे रहा हूं तो वो इंजन 1000 जूल का वर्क करके हमें दे, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। ये था आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो कि सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है जो इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया? जितनी ऐसा इंजन बनाना, साइक्लिकली थर्मल इंजन बनाना इम्पॉसिबल है
कि जिसमें क्या हो कि जैसे मान लो कोई इंजन मैंने मान लो बना लिया, उसको मैंने 3000 जूल एनर्जी दी और वो वर्क डन कितने का करके दे, 3000 जूल का। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी उसमें, वेस्ट होगी ही होगी। तो ऐसा इंजन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये था पहला डेफिनेशन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के द्वारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लॉजियस स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? क्लॉजियस। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्लॉजियस स्टेटमेंट सेकेंड लॉ के लिए ही है। ठीक है, सेकेंड लॉ का ही स्टेटमेंट है, बट दूसरा स्टेटमेंट है, क्लॉजियस ने दिया था सेकेंड लॉ। हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी, फ्रॉम अ बॉडी, नोट हो गया, at lower temperature, at lower temperature, at lower temperature to a body, to a body, to a body at higher temperature, higher temperature without any external work, without any external work। ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो क्लॉजियस स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताते हैं कि हीट को कभी भी हम लोग लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल वर्क करे। जैसे हम कह रहे हैं फ्रिज है, फ्रिज ऐसे ही काम करती रहे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना दो तो क्या काम करती रहेगी? नहीं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यही चीज ये बता रहे हैं, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीट ट्रांसफर हो रही हो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर में, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर। बात समझ में आई? तो हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी ऑट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना एक्सटर्नल वर्क किए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हीट ट्रांसफर हो रही हो लोअर टेम्परेचर यानी ठंडे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये भी इम्पॉसिबल है। तो ये भी सेकेंड लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट है। तो होपफुली आपको यहां तक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कल हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, कल मिलते हैं।